आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 3 होगा। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। वहाँ पर जितने भी शिप या प्लेन वगैरह जाता है वो सारा सबमर्ज्ड हो जाता है। मतलब सबमर्ज्ड हो जाता है मतलब वो गिर जाता है, वो उसका एग्जिस्टेंस लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ठीक है, यहाँ पर दो चार्ज रखा हुआ है, ये दो चार्ज है Q1 और एक Q2। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R, और ये दोनों चार्ज कहाँ रखा गया है? एयर और वैक्यूम। जब तक ये नहीं बोला जाए कि चार्ज कहाँ रखा गया तो समझ लेना है कि वी टॉक्ड इन एयर, हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। सिंपल। ठीक है, इस लॉ के अनुसार ये दोनों चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब स्टैटिक होता है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होता है वो भी फिक्स होता है। समझ में आया बात? ठीक है, जैसे आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पर दो तरह का मास रखा होगा, M1 और M2। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर R है। ठीक है, तो उसको इस तरह से तुम पढ़े होगे Gm1m2/r²। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम लोग तो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटॉन मीन्स क्या होता है? मास। दो मास के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मीन्स कूलम्ब्स लॉ, force of attraction और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम यहाँ दोनों बात लिखे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज directly proportional to the product of charges। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, ये दैट इज का साइन है Q1 Q2, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड inversely proportional to the square of distance, square of distance between two charges। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये दो इक्वेशन बना। ये दोनों इक्वेशन से हमको क्या आइडिया मिलता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ पर लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब F है, अट्रैक्शन और रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। तो यदि चार्ज ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। यदि दो चार्ज यहाँ सेम नेचर का होंगे, यदि प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो अट्रैक्शन होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ हम लोग लिखे हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हम लोग को मिलेगा? F
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ K को इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और K को क्या बोलते हैं, ए कांस्टेंट कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सिंपली हम लोग K को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब K का जो वैल्यू होगा एक फिक्स वैल्यू होगा, वो हम लोग अगले पेजेस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यदि बॉडी का चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेशन है और चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग K के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो ये इक्वेशन हम लोग को ये 3 मिला है, ये जो 3 मिला है ये हम लोगों को दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एयर में लग रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग K का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए K इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्साइलॉन 1 बाई 4 पाई एप्साइलॉन नॉट इंटू एप्साइलॉन आर, क्योंकि एप्साइलॉन इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट इंटू एप्साइलॉन आर होता है। ठीक है, तो सिंस एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए तो हम पहले ही बताए हैं कि दो चार्ज कहाँ रखा गया, एयर में रखा हुआ है। तो ये K का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो इक्वेशन 3 हम लोग लाए थे यहाँ पर K, मतलब K इक्वल टू हम लोग को कितना मिल गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 F 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और एक और यहाँ पर है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, आर है आर फॉर रिलेटिव। आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट।
परमिटिविटी इज मीडियम डिपेंडेंट। जैसा कि हम लोग देख रहे थे एप्सिलॉन आर एयर के लिए 1, एप्सिलॉन आर वाटर के लिए कितना होता है 79 होता है, कुछ बुक 80 भी लेता है। ठीक है, इस तरह से मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू चेंज होता है। एप्सिलॉन नॉट का एक फिक्स वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -11 -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 8.8 तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/4 पाई का 3.14 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 4 है 3 से इक्वेशन 4 आ गया। अब इसको हम लोग यदि इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये हो गया F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के को क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर के लिए, कहाँ के लिए फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा जो है वो नोट्स अवेलेबल है और यूनिट वाइज जो हम बोल रहे हैं यूनिट वाइज जितना भी फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सारा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, वो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा तुम्हारे IIT-JEE के लिए और मेडिकल एंट्रेंस के लिए और तुम्हारे बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। तो इस बार तो बोर्ड्स एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ओके। स्पेशल केसेस इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q हम लोग ले लेते हैं तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड R इक्वल्स टू 1 मीटर, सो F इक्वल टू K का वैल्यू जानते हैं हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, Q का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, R का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर दैट इज तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। सो F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, मतलब दो चार्ज के बीच यदि दोनों चार्ज का वैल्यू 1 कूलम ईच है, ठीक है, और R 1 मीटर डिस्टेंस पर दोनों चार्ज को सेपरेट करके रखे गए हैं तो फोर्स जो होगा वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। ठीक है, केस 3 फॉर ए मीडियम अदर देन एयर
अदर देन एयर। तो क्या इक्वेशन हम लोग लेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग एक समझते हैं। सपोज करो Q1 भी 1 कूलम है, Q2 भी 1 कूलम है और R 1 मीटर पर है और फॉर वाटर, मतलब हम चार्ज को, दोनों चार्ज को पानी में रखती हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1/4πε0, ये 1/4πε0 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन R का वैल्यू वाटर के लिए कितना है 80, तो डिवाइडेड बाई 80 इंटू Q1 Q2 कितना है 1 × 1, R कितना है 1 स्क्वायर, कितना हो गया 9 × 10⁹ होल डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, कितना हो जाएगा 9/8 × 10⁸। 9 को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं 8 2 0, ये हो जाएगा 1.125 × 10⁸ न्यूटन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई बॉडी, जब कोई दो चार्ज या चार्ज एयर में रखा गया है तो हमको कितना वैल्यू मिल रहा है 9 × 10⁹, और उसी चार्ज को यदि हम मीडियम चेंज कर देते हैं, मतलब उसको एयर छोड़ करके यदि हम वाटर में रख देते हैं तो हमको ये वैल्यू मिल रहा है 1.125 × 10⁸ न्यूटन। कहने का ये मतलब है कि यदि मीडियम चेंज होगा तो फोर्स इफेक्ट करेगा, मतलब फोर्स का वैल्यू बदल जाएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जब एयर में है तो 9 × 10⁹ है, और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जब पानी में है, एयर वाटर में है, तो मीडियम चेंज हो गया, तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो गया। तो बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ फोर्स, एयर में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा और मीडियम में चेंज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, नहीं रुकना नहीं है, तुम बिठाएंगे ना, नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो समझ में आ गया कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, एयर में मैक्सिमम होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, और मीडियम में वो वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर is more as compared to any other medium।
फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर में मोर ज़्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? आगे हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कशन। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। व्हाट वी कॉल इट? कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो के का वैल्यू, वैल्यू ऑफ के यूनिट क्या होता है? के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन मतलब फोर्स, mlt-2, मीटर मतलब लेंथ, m स्क्वायर तो l स्क्वायर c स्क्वायर दैट इज 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ठो m है, L2 और L1, L3, t -4 a -2, ml3 t -4 a -2। वैल्यू इसका कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एंड के इज ए स्केलर क्वांटिटी, के इज ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। ये यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू और इसका कौन सा क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम लोग अब आगे डिस्कशन के का हो गया, अब एप्सिलॉन नॉट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यूनिट एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन इसका 80 स्क्वायर न्यूटन, mlt-2 l स्क्वायर। m नीचे है, ऊपर जाएगा m -1 L1 और L2 तो L -3, t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो t4 a स्क्वायर। ये हो गया इसका डायमेंशन वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू
854 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton per meter square, and it is a scalar quantity. ठीक है, यूनिट हो गया, डायमेंशन, वैल्यू। लेकिन मोस्टली हम लोग 8.854 उतना लंबा नहीं जाते हैं, 8.85 पे ही कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरर, जे थॉमसन। सिंबल चार्ज, एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और CGS में minus 4.8 into 10 to the power minus 10 स्टैट कूलम। मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, उसी तरह से हम लोग प्रोटॉन का भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन डिस्कवरर, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल जो होता है ई प्लस और पी प्लस लेते हैं। चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और स्टैट कूलम में हो जाएगा प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टैट कूलम। फर्स्ट मॉड्यूल में हम बता दिए हैं स्टैट कूलम क्या होता है, कूलम क्या होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस अबाउट द स्टैट कूलम इज़ व्हाट एंड कूलम इज़ व्हाट। ठीक है, और वन मास जो होता है, मास 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। हम लास्ट करते हैं, स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन का। इसको हम यहाँ पर ऐसे सिंबल को हटा देते हैं। न्यूट्रॉन डिस्कवरर जे चैडविक। सिंबल एन। चार्ज चार्जलेस, नो चार्ज। मास 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है,
रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 होता है और न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय क्लास। आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।